सर देखिए, भ्रष्टाचार की बात हम सभी जानते हैं, लेकिन आजकल एक कह सकते हैं कि नई बीमारी पैदा हो गई है हमारे भारत में, और वो है परीक्षा लीक। अभी सोनम वांगचुक भी उसको लेकर अनशन पे है। बहुत सारे लोग जो नौकरियों के लिए एग्जाम में बैठते हैं, सिपाही के लिए, दरोगा के लिए, क्लर्क के लिए, फिर पेपर लीक हो जाता है। स्टूडेंट्स बहुत सारे सुसाइड कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री हैं, लोग जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी तो इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। इस पेपर लीक के नाम पे भारत में दुनिया भर की नौटंकी हो रही है। कुछ लोग अनशन कर रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ ये कर रहे हैं। लेकिन सोनम वांगचुक जी या जो भी वहाँ पे काकरोच पार्टी बैठी हुई है जंतर मंतर पे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मंत्री बदलने से पेपर कैसे लीक बंद हो जाएगा। जो भारत में बहुत तेजी से जो बीमारी फैल रही है वो ड्रग्स की बीमारी है सर। ड्रग्स का जो नशा है वो यूपी और बिहार तक भी बहुत तेजी से फैल चुका है। आज की डेट में ड्रग केवल ड्रग के फॉर्म में नहीं बिक रही है। आज की डेट में ड्रग बिस्किट के रूप में बिक रहा है। माता पिता को लगता है कि अरे हमारा बेटा या हमारा पति जो है वो तो बिस्किट लाया हुआ है, एक्चुअली इसमें ड्रग है। इसके अलावा गाजियाबाद में रेप के बाद मर्डर, महाराष्ट्र में रेप के बाद मर्डर। आपके यहाँ जल्दी मुकदमे तो सुनवाई हो ही नहीं सकती जब तक कि आप झूठी गवाही को सीरियस क्राइम नहीं बनाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान, और आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। वो शख्स जो अक्सर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, यदि समाज में कोई भी कुरीतियां हो रही हैं तो उस पर अपनी आवाज उठाते हैं, जिन्हें PIL मैन भी कहा जाता है, जिन्होंने सबसे ज्यादा PIL दर्ज करा रखे हैं। जो भी समाज में भ्रष्टाचार को लेकर या फिर समाज में कोई भी कुरीतियां होती हैं उस पर वो बहुत ही मजबूती से अपनी बात रखते हैं और समाज को भी प्रेरित करते हैं। तो स्वागत करते हैं हम अपने खास मेहमान अश्विनी उपाध्याय जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर देखिए, भ्रष्टाचार की बात हम सभी जानते हैं, लेकिन आजकल एक कह सकते हैं कि नई बीमारी पैदा हो गई है हमारे भारत में, और वो है परीक्षा लीक। ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेजी से फैलती जा रही है और जिसके प्रकोप से लाखों करोड़ों की संख्या में जो छात्र हैं वो पीड़ित होते जा रहे हैं। और अभी सोनम वांगचुक भी उसको लेकर अनशन पे है। ये बीमारी अभी से नहीं, 2013 से है। अगर हम व्यापम घोटाले की बात करें, वहां से ये शुरू हुआ और उसके बाद से ये बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर आपने कठोर कानून बनाने की मांग की ताकि ये जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके, और साथ ही आपने ये भी कहा कि पता लगाया जाए कि ये जो भी करते हैं, ये जो भी फर्जीवाड़े हैं, तो जितने भी अपराधी हैं, जितने भी आरोपी हैं, उनके पास इससे कितने अर्जित धन है, उस पर कठोर कानून बनाई जाए। मेरी PIL चल रही है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, और हमने PIL करके मांग किया है कि सबसे पहले बात तो इसको हीनस क्राइम डिक्लेयर कर दिया जाए। बिल्कुल, अभी ये सीरियस क्राइम है, हीनस नहीं है। इसको हमने कहा है कि ये हीनस क्राइम है क्योंकि ये लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद कर देता है। स्टूडेंट्स बहुत सारे सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो नौकरियों के लिए एग्जाम में बैठते हैं, सिपाही के लिए, दरोगा के लिए, क्लर्क के लिए, कई बार जो है टीचर के लिए, फिर पेपर लीक हो जाता है तो उनका लास्ट टर्म होता है। खासतौर पे इसमें जो जनरल कास्ट है, जिसको एक्स्ट्रा छूट नहीं मिलती एज में, तो उनकी उम्र भी पूरी हो जाती है। उम्र पूरी हो जाती है, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनकी शादी होने वाली होती है, पेपर लीक हो जाता है, पता चला सिलेक्शन नहीं हुआ, शादी टूट गई, ऐसे दुनिया पेपर लीक हो गए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसलिए इसको एक तो हीनस क्राइम डिक्लेयर किया जाए। दूसरा, हमारे देश में हर साल पेपर लीक हो रहा है। बिल्कुल, केंद्र सरकार का भी पेपर लीक हो रहा है, राज्य सरकार जो एग्जाम कंडक्ट करे उसके भी पेपर लीक हो रहा है। नीट का पेपर लीक हो चुका है, मतलब मेडिकल का। आपका इंजीनियरिंग का पेपर लीक हो चुका है, JEE का, 10वीं का CBSE बोर्ड का, ICSE बोर्ड का पेपर लीक हो चुका है, बैंक का पेपर लीक हुआ, रेलवे का पेपर लीक हुआ, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हुआ है। बिहार में भी कई सारे पेपर लीक हो गए, यूपी में कई लीक हो गए। अभी नीट का पेपर लीक हुआ और 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या कर लिया। उसके बाद फिर महाराष्ट्र का पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने नियम, कानून और सिस्टम नहीं बदला। मैंने इस पर रिसर्च किया, पिछले 25 साल में चीन, जापान, सिंगापुर में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि जितने एग्जाम यहाँ होते हैं उतने एग्जाम चीन में भी होते हैं।
जैसे यहाँ इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, एनडीए के, क्लैट के सारे एग्जाम होते हैं, ऐसे अमेरिका में भी होते हैं, रूस में भी होते हैं, जापान में भी होते हैं, सिंगापुर में भी होते हैं, लेकिन वहां कोई पेपर लीक नहीं करता, यहीं पेपर लीक करता। उसके कई कारण है। पहला कारण ये, हम यहाँ पेपर लीक में जो प्यादे हैं ना, प्यादे, वो जो नीचे बांट रहा होता है पेपर, उसको पकड़ते हैं, असली मास्टरमाइंड को पकड़ते ही नहीं है। बिल्कुल। जो ऊपर बैठा है, जिसने पेपर का लीक करवाया, वो कोई गवर्नमेंट अधिकारी होता है, कोई गवर्नमेंट कर्मचारी होता है, हम उसको पकड़ते नहीं। उसके बाद फिर 3-4 और सीढ़ियां होती हैं। वो सबसे नीचे वाला है जो आपको टेलीग्राम पे व्हाट्सअप कर रहा होता है, या फेसबुक आपको मिल के सीधे पैसा ले रहा, पहुंचा रहा है, वो सबसे नीचे, वो 6वीं 7वीं लेवल का है, सबसे नीचे का लेवल। उसके ऊपर 5-6 लोग और बैठे हुए, बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा, उनको पकड़ा नहीं जाता। दूसरा, पेपर लीक में केवल पेपर लीक की धारा लगाई जाती है, कभी इस बात की जांच नहीं होती है कि इस पेपर लीक जो कर रहा है, इसके यहाँ पिछले 10 साल में कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठा हुई है। स्वाभाविक सी बात है, वो पेपर लीक किया है, पहली बार में तो पकड़ा नहीं गया, इसके पहले भी कई पेपर लीक किया होगा। जब पेपर लीक किया होगा तो हो सकता है उसने कार खरीदी हो, उसने कोई जमीन खरीदी हो, उसने फ्लैट खरीदा होगा, मकान खरीदा होगा, लग्जरी आइटम खरीदे होंगे, बढ़िया सोना चांदी खरीदा होगा, कुछ न कुछ तो किया होगा ना। पैसा, अगर वो पेपर लीक से पैसा कमा रहा तो पैसा खाएगा थोड़ी। हम वो भी नहीं चेक करते कि पिछले 10 साल में ये जिसने पेपर लीक किया और जो पूरा नेक्सस है, उसके पिछले 10 साल में कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठा हुई, हमने कोई चेक नहीं किया। जो पेपर लीक में पकड़ा जाता है उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके हम पता नहीं करते कि इसमें पूरे गैंग में कितने लोग शामिल हैं, हम पता ही नहीं करते। और सख्त सजा भी नहीं होती, सख्त सजा नहीं है। दूसरा, हमने कोई इसका स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर नहीं बनाया। दिल्ली पुलिस अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, बिहार पुलिस अलग तरीके इन्वेस्टिगेशन करती है, महाराष्ट्र पुलिस अलग तरीके से। हमारा जब कहना है कि पेपर लीक का पूरे देश में प्रभाव पड़ता है, लाखों लोग इसमें टेंशन में आते हैं, लोगों को अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, एंजाइटी की बीमारी हो जाती है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, मतलब इतने पूरे घर में, पूरे रिश्ते में उनके खराब हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। फिर इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए कि भाई पेपर लीक में, पूरे देश में पेपर लीक कहीं होगा, हमको ये 100 सवाल तो पूछने ही पूछने, हमको इन 50 बिंदुओं पे जांच तो करना ही करना है, हमको पिछले 10 साल की प्रॉपर्टी तो हमें जांच करना ही करना है, हमें ये देखना ही देखना है कि इसने हवाला के जरिए कितना पैसा ट्रांसफर किया, इसने ब्लैक मनी कितना जनरेट किया, इसने बेनामी प्रॉपर्टी कितना इकट्ठा किया। हम केवल पेपर लीक वाली धारा लगा देते हैं, हम बेनामी प्रॉपर्टी का धारा लगाते नहीं, हम हवाला की धारा लगाते नहीं, हम उसमें ब्लैक मनी की धारा लगाते नहीं है। दूसरा, उसमें कोई सरकारी कर्मचारी होता जिसको मोटा पैसा मिलता तभी तो पेपर देता हो, तो उसके खिलाफ कोई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का कोई धारा लगती नहीं। तो जब तक पूरे गैंग को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक आप ये कहो जी मंत्री इस्तीफा दो, मंत्री, अरे मंत्री के इस्तीफा देने से कोई पेपर लीक रुकेगा क्या? चीन में तो पेपर लीक नहीं होता, जापान में नहीं लीक होता, सिंगापुर में नहीं होता, अमेरिका में नहीं होता, रूस में नहीं होता, न्यूजीलैंड में नहीं होता, जर्मनी में नहीं होता, फ्रांस में पेपर लीक नहीं होता। तो वहां कोई, मैंने कहा ना, जब तक नियम कानून सिस्टम नहीं बदलेगा पेपर लीक नहीं रुकेगा। सांसद, विधायक, मंत्री बदलने से पेपर लीक नहीं रुकेगा, मुख्यमंत्री बदलने से पेपर लीक नहीं रुकेगा। पेपर लीक का मूल कारण है करप्शन। करप्शन खत्म करना पड़ेगा, पेपर लीक खिलाफ कठोर कानून। लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं, लोग जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी तो इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। चलिए 2024 में हुआ, 2022 में पेपर लीक हुए, 2016 में पेपर लीक हो रहे हैं, 2023 में, 24 में, हर साल पेपर लीक, और उसको लेकर कोई सख्त कानून, कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठा रही है। इसका मतलब है कि जो छात्र हमारे देश का भविष्य है, आप उनके भविष्य के लिए बिल्कुल भी सजग नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है। 2024 के पहले तक तो सेंट्रल लेवल पे कोई कानून ही नहीं था, केवल राज्य सरकारों के पास पेपर लीक का कानून था। कुछ राज्यों ने बनाया था, सब राज्यों ने बनाया भी नहीं था। पार्लियामेंट ने 2024 में कानून बनाया पेपर लीक का, राइट। उसमें भी पेनाल्टी है, लेकिन जो पेपर लीक हमने कानून 2024 में बनाया उसमें भी 100% प्रॉपर्टी सीज करने का प्रावधान नहीं है, उसमें सिटीजनशिप खत्म करने का प्रावधान नहीं है, उसमें आजीवन कारावास का प्रावधान नहीं है। भाई पेपर लीक तो वेल प्लान्ड क्राइम है ना, वेल ऑर्गेनाइज क्राइम है, होशो हवास में किया जाता है, बड़ा सोच विचार के संगठित होकर किया जाता है। तो अगर जब कोई क्राइम प्लान्ड क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम है और फाइनेंशियल क्राइम है जो पैसे के लिए किया जा रहा है, ऐसे अपराध को जघन्य अपराध घोषित करना चाहिए, इसमें तो आजीवन कारावास की सजा देनी चाहिए। वो बना नहीं। दूसरा देखिए, इस पेपर लीक के नाम पे भारत में दुनिया भर की नौटंकी हो रही है। कुछ लोग अनशन कर रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ ये कर रहे हैं।
इनमें से जितने लोग पेपर लीक के नाम पे दुनिया मतलब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसमें कोई ये कह रहा है कि हाँ भैया ये 2024 वाला कानून बदलो और इसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त करें, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बनाओ? किसी ने मांग किया क्या? भाई सोनक वांगचुक जी बैठे हुए, बिल्कुल ठीक है, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन सोनक वांगचुक जी या जो भी वहां पे काकरोच पार्टी बैठी हुई है जंतर मंतर पे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि मंत्री बदलने से पेपर कैसे लीक बंद हो जाएगा? सांसद बदलने से पेपर लीक कैसे रुकेगा? सरकार बदलने से पेपर लीक कैसे रुकेगा? अरे पेपर तो लीक तब रुकेगा जब नियम कानून सिस्टम बदलेगा। पेपर लीक तब रुकेगा जब 1 साल के अंदर इनको सजा होगी। तो अगर आप वास्तव में पेपर लीक रुकवाना चाह रहे हो तो केवल मंत्री के इस्तीफा की मांग क्यों कर रहे हो? आप फिर ये क्यों नहीं मांग कर रहे हो कि पेपर लीक का केस 1 साल के अंदर डिसाइड होना चाहिए? पेपर लीक करने वालों का नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ हवाला की भी धारा लगनी चाहिए, ब्लैक मनी की धारा लगनी चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग की धारा लगनी चाहिए। पेपर लीक का मूल कारण है करप्शन, तो भ्रष्टाचारियों को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। चीन में होती फांसी, और ये जितने बैठे हुए सब लोग मतलब वामपंथ से प्रेरित हैं, और चीन में तो वामपंथी की सरकार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भारत के वामपंथी जो हर चीज के हर मामले में चीन से प्रेरित है, वो चीन के कानून को भारत में लागू करने की मांग क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं कहते कि भैया काम करो, चीन में तो पेपर लीक करने वालों को आजीवन कारावास होता है, ऐसा कानून भारत में बनाओ? वो क्यों नहीं कहते चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, ऐसा कानून भारत में बनाओ? तो कहते हैं हम वामपंथी हैं, कहते हैं जी हम तो जो है सबकी बात करते हैं, हम तो युवाओं, अरे युवाओं के नाम पे आप पाखंड कर रहे हो। पेपर लीक तब रुकेगा जब नियम कानून सिस्टम बदलेगा, नहीं तो आप 10 मंत्री बदल लीजिए, 10 सरकार बदल लीजिए, 10 सांसद बदल, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 25 साल से पेपर लीक हो रहा है, और 25 साल में कम से कम 50 पेपर लीक हो चुका है। कम से कम अगर आप राज्य, सेंटर और स्टेट सारे पेपर लीक मिलाइए तो 50 पेपर लीक हो चुका है। पेपर लीक ऐसे नहीं रुकेगा, पेपर लीक रुकेगा नियम कानून बदलने से। मैं गारंटी लेता हूं, मैं कानून बना के देता हूं, अगर वो कानून लागू हो जाए, 100% पेपर लीक हो जाएगा। भारत में लोग भूल जाएंगे कि पेपर लीक भी कोई चीज होती है। बिल्कुल। एक तो पेपर लीक जिससे सबसे ज्यादा छात्र पीड़ित हैं, दूसरा जो भारत में बहुत तेजी से जो बीमारी फैल रही है वो ड्रग्स की बीमारी है सर, और इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा युवा चपेट में आ रहे हैं, इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोई अपने पिता को मार देता है, ड्रग्स के नशे में वो इतना चूर होता है कि अपने पिता को मार देता है, अपने भाई का कत्ल कर देता है। ड्रग्स से हर साल 2 लाख लोगों की जान जा रही है, हर साल। इस पर भी कोई कठोर कानून, हर सरकार ये दावा करती है कि ड्रग्स को लेकर हम सख्त कानून बनाते हैं, हम उस पर लेकर कार्रवाई करेंगे। सबसे ज्यादा पंजाब सरकार कहती है ड्रग्स को लेकर हमने ये कानून बनाए, हमने ये नियम बनाए, होता कुछ नहीं। यूपी तक अब इसका जो कह सकते हैं ड्रग्स का जो नशा है वो यूपी और बिहार तक भी बहुत तेजी से फैल चुका है। देखिए, ड्रग के खिलाफ मैंने पीएल फाइल कर रखी है। आज की डेट में ड्रग केवल ड्रग के फॉर्म में नहीं बिक रही है, आज की डेट में ड्रग बिस्किट के रूप में बिक रहा है। मतलब वो देखने में बिस्किट है, बाकायदा पैकेट है। माता पिता को लगता है कि अरे हमारा बेटा या हमारा पति जो है वो तो बिस्किट लाया हुआ है, एक्चुअली इसमें ड्रग है। आज की डेट में समोसे बिक रहे हैं, आज की डेट में पिज्जा, बर्गर, समोसा, कचौड़ी में ड्रग मिला के बेची जा रही है। आज की डेट में कोल्ड ड्रिंक, देखने में कोल्ड ड्रिंक लगती है, एक्चुअल में उसमें ड्रग होता है। देखने में वो आपका बिस्किट लगता है, उसमें ड्रग होती है। देखने में आपको कुकीज लगता है, लेकिन उसमें ड्रग होती है। और आज की डेट में ड्रग की ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है। अब खरीदना नहीं जाना है, वो ढूंढना नहीं वो ड्रग वाली दुकान कहाँ है। इसके और कई सारे ऐप बने हुए हैं, मोबाइल ऐप बने हुए हैं जो ड्रग बेच ही रहे हैं, और ड्रग में उसमें कोडवर्ड है, पिज्जा, ये वाली ड्रग पिज्जा, ये वाली ड्रग आपकी बर्गर, ये वाली ड्रग समोसा, ये वाली ड्रग कचौड़ी, ये वाली ड्रग ये। ऑनलाइन वो ऑर्डर कर रहे हैं, ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है। माता पिता सोच रहे हैं पिज्जा समोसा मंगाया है, कचौड़ी मंगाया है, माता पिता सोच रहे हैं कोल्ड ड्रिंक मंगाया, बिस्किट मंगाया, उनमें ड्रग मिला हुआ है। ये चल रहा है भारत में, और इस ड्रग के कारण साल भर में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। साल भर में 20 लाख लोग सीरियसली बीमार हो रहे हैं, गंभीर बीमारियों से। इस ड्रग के कारण नपुंसकता बढ़ रही है, ड्रग के कारण बांझपन बढ़ रहा है, ड्रग के कारण लोगों की किडनी फेल हो रही है, ड्रग के कारण लोगों के हार्ट अटैक आ रहे हैं, ड्रग के कारण ब्रेन स्ट्रोक चल रहा है, ड्रग के कारण और भी मतलब कैंसर जैसी बीमारी हो रही है इस ड्रग के कारण। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हमारे संसद विधानसभा में ड्रग के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है, कोई बात नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक वही गांधीवाद, नेहरूवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, समाजवाद, बतौलेबाजी, तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, मुगा कुश्ती, बतौलेबाजी। लेकिन जिसकी वजह से परेशान है, एक आम आदमी पार्टी कह रही थी हमको पंजाब में हमको सरकार बनवा दो,
और सरकार बना दो, हम पंजाब से ड्रग खत्म कर देंगे। अगला चुनाव आने वाला है, पूरा 5 साल बीत चुका है, रत्ती भर ड्रग खुद मुख्यमंत्री पर आरोप लगा कि वो शराब के नशे में संसद में कह तो रहा हूं कि पंजाब में रत्ती भर ड्रग कारोबार खत्म नहीं हुआ है, रत्ती भर कम नहीं हुआ। खत्म करना छोड़िए, रत्ती भर कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ा है, यस बढ़ा है। और ड्रग के कारण क्या हो रहा है, अभी गाजियाबाद में आज की बात है, 2 बेटे थे और बड़े बेटे ने पहले छोटा वाला भाई उसको टोकता रहता था, छोटे भाई को मार दिया। उसके बाद पिता ने टोका तो आज पिता को मार दिया। अब खत्म हो गया ना, वो तो नशेड़ी हो गया, शादी बात उससे कोई करेगा नहीं, भाई खत्म, पिता खत्म, वो पूरा वंश खत्म हो गई बात। आगरा में एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया क्योंकि नशेड़ी था, वो घर की पूरी प्रॉपर्टी बेचे जा रहा था, घर भी बेचने के लिए घर का सौदा तय कर दिया। पत्नी बोली 2 बच्चे हैं, तुम घर बेच दोगे तो हम कहां रहेंगे। वो पत्नी बेचारी दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके घर चला रही थी और वो इतना ड्रग एडिक्ट हो गया था कि वो घर बेच रहा था। अंत में मजबूरी होकर उस पत्नी ने, जिससे 2 बच्चे भी हैं, उस पत्नी ने अपने पति को मारा। अब सोचिए, ड्रग के कारण मारा, पति मर गया, पत्नी जेल गई, वो 2 बेटियां, उन 2 बेटियों का क्या होगा? कल को उनको कोई बेच देगा, कल को कुछ भी हो सकता है ना, वो 2 बेटियां अनाथ हो गई। अभी दिल्ली में एक ड्रग एडिक्ट ने अपनी मां का पेट फाड़ दिया, पैसा नहीं मिला तो। हरियाणा में एक ड्रग एडिक्ट ने अपने फादर को मार दिया। यूपी में एक ड्रग एडिक्ट ने अपनी पत्नी ने पैसा नहीं दिया, उसको मार दिया। तो पूरे देश में ये बोल रहा है, ये जो नशेड़ी है ये अपने माता पिता को मार रहे हैं, ये नशेड़ी अपनी पत्नी को मार रहे हैं। इन नशेड़ियों के चक्कर में बच्चे घर छोड़ के भाग रहे, बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। ये नशेड़ी पुश्तैनी जमीन बेच रहे हैं, ये नशेड़ी जो है मकान दुकान गिरवी रख दे रहे हैं अपना। ये नशेड़ी अपनी पत्नी का जो है जो जेवर वोर होता है वो उठा ले जाते हैं, ताला तोड़ के चोरी कर लेते हैं और जाके बेच देते हैं। ये चल रहा है इस देश में। दुर्भाग्यवश देखिए, संसद में बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही, विधानसभा में बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही। 5000 सांसद विधायक हैं भारत में, किसी एक सांसद को बताइए या एक विधायक को बताइए जिसने संसद में आवाज उठाई हो भैया हमको भारत में हमको ड्रग फ्री बनाना। कहते हैं भारत चलेगा संविधान से, और संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 47 कहता है कि भारत को नशा मुक्त बनाओ, शराब मुक्त बनाओ। न नशाबंदी पे चर्चा हो रही है, न शराबबंदी पे चर्चा हो रही है। पूरी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है कि इसके कारण जो है छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। जो 1 साल 2 साल की बच्ची का कोई मतलब सामान्य बुद्धि विवेक का व्यक्ति जो है 2 साल की बच्ची से बलात्कार कर नहीं, वो तो केवल ड्रग एडिक्ट होते हैं जो करते हैं। ये ड्रग एडिक्ट गाड़ी चलाते रहते हैं, कई बार तो खुद ही ट्रक में पीछे से घुस जाते हैं, लेके मर जाते हैं, और कई बार खुद नहीं मरते तो दूसरों को मार देते हैं। नशे की वजह से रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अरे बॉम्बे में ये नहीं है कि हीरो था जो लेके पटरी पे गाड़ी चढ़ा दिया, अब देखो छूट भी गया, दोबारा वो फिल्में में बना रहा, और उसके बाद वो लोग को जो है शराब पी के गाड़ी चलाया और 7 लोग मर गए थे, वहां गरीब बेचारे सोए हुए थे। तो ये ड्रग एडिक्ट खुद भी मर रहे हैं, दूसरों को भी मार रहे हैं, परिवार तबाह हो रहा है, पूरी अराजकता बढ़ रही है। अब इनको मुफ्त में जो ड्रग देता है वो ड्रग लेके कन्वर्ट भी हो जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। चीन में, सिंगापुर में ड्रग में फांसी होती है, आजीवन कारावास नहीं होता, केवल और केवल नशा। अगर आपने नशा आपके पास मिला, चाहे आप खाने के लिए लाए थे या बेचने के लिए लाए थे या बना रहे थे, कुछ भी नहीं, सिंगापुर में चाहे वो ड्रग पेडलर हो, ड्रग का होलसेलर हो, या ड्रग का डिस्ट्रीब्यूटर हो, या ड्रग का मैन्युफैक्चरर हो, कुछ भी हो, ड्रग मिली तो फांसी। चीन में ड्रग मिली तो फांसी। और हमारे यहां इतनी ड्रग हो रही है, मतलब पूरा देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है, हमारी संस्कृति बर्बाद हो रही है, परिवार तनाव हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहे हैं, डाइवोर्स की घटनाएं, तलाक की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि पत्नी झेल नहीं पा रही है, वो तलाक ले रही है। व्याभिचार बढ़ रहा है, ये मतलब यौनाचार बढ़ रहा है, रिश्ते पूरी तरीके से तार हो रहे हैं। इसके बावजूद मेरठ में जो हुआ सर, नीले ड्रम का मामला, वो ड्रग्स का मामला, मैं कह रहा हूं हर पूरे देश में यही हो रहा है, पूरे देश में ड्रग का मामला फंसा हुआ है। और ऐसा नहीं केवल पुरुष ले रहे हैं ड्रग, महिलाएं भी ले रही हैं। और सबसे बड़ा खतरा जिसको हम जेनजी कहते हैं, यंग जनरेशन, वो पूरी ड्रग में डूबती जा रही है। अभी हम नोएडा में बैठे हैं, नोएडा का ऐसा कौन सा कॉलेज है जहां ड्रग नहीं बिक रही? चाहे नोएडा का लॉ कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो, या आपका चाहे MBA का कॉलेज हो, चाहे आपका सिंपल कॉलेज हो, ऐसा कौन सा कॉलेज है जहां ड्रग नहीं पहुंच रही? गाजियाबाद का ऐसा कौन सा कॉलेज है जहां ड्रग नहीं है? मैं तो दिल्ली NCR की बात कर रहा हूं, दूर तो छोड़ दीजिए। तो दिल्ली NCR जिम्मेदार कौन है? केवल और केवल घटिया कानून, केवल और केवल तारीख पे तारीख, केवल और केवल करप्शन। देखिए, ड्रग कारोबार कैश में होता है। इस देश में 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 500 रुपए की नोट चल रही है।
80% लोग यहाँ पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, मात्र 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। जिनके जो 100 रुपए ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दे, 25% भ्रष्टाचार और 25% ड्रग कारोबार तुरंत खत्म हो जाएगा। 1000 रुपए के ऊपर कैश लेन देन बंद कर दे, 25% और भ्रष्टाचार और 25% ड्रग कारोबार तुरंत, 50% खत्म हो जाएगा। अगर हम 10,000 रुपए से अधिक जो लेन देन हो रहा है उसको हम आधार से लिंक करते चले जाए तो 75% करप्शन और 75% ड्रग स्मगलिंग बंद हो जाएगी। और हम अगर चीन जैसा कानून बना दे, सिंगापुर जैसा कानून बना दे कि अगर कोई ड्रग, चाहे वो ड्रग बनाए चाहे ड्रग बेचे, 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, उसकी सिटीजनशिप खत्म करेंगे, उसको साल भर के अंदर फांसी दे देंगे। दुर्भाग्यवश हमने किया नहीं। सिंगापुर में 900 ग्राम गांजा मिला, फांसी दे दिया। यहाँ 9 क्विंटल गांजा मिलता है, जमानत मिल जाती है। ड्रग्स तो बहुत दूर की बात है, यहाँ चाइल्ड रेप हो रहे हैं, इतने ज्यादा रेप के मामले बढ़ गए हैं। श्रीगंगानगर में 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोगों ने रेप किया सर। इसके अलावा गाजियाबाद में रेप के बाद मर्डर, महाराष्ट्र में रेप के बाद मर्डर, गिने चुने ऐसे मामले हैं जहां सजाए मौत दी जाती है। इन मामलों में भी, ऐसे जघन्य अपराधों में भी कोई भी न सख्त का, अगर कानून है भी तो भी सजा नहीं मिलती है, उन्हें छोड़ दिया जाता है आरोपियों को। आरोपियों का मनोबल बढ़ रहा है। और कई ऐसे, तो पटना हाईकोर्ट के एक जज ने बयान दिया, उस बयान को शायद आप जानते हैं। मैं जानता हूं। देखिए, पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है आतंक। देखिए, नार्को टेस्ट भारत में क्यों नहीं लागू हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या भारत के संविधान में कहीं रोक तो है नहीं कि नार्को टेस्ट नहीं करना, पॉलीग्राफ नहीं करना? नार्को टेस्ट सर, इस बारे में जरा मैं समझना चाहूंगी आपसे। नार्को टेस्ट अगर जरूरत होती है तो पुलिस इसका इस्तेमाल करती है, लेकिन वो कानून में लागू नहीं होता है, उसे मान्य नहीं माना जाता है। हाँ, क्यों? यही तो मैं सोच रहा हूँ। देखिए, नार्को टेस्ट क्या होता है, आपको एक इंजेक्शन लगाया जाता है, राइट? एक इंजेक्शन दे देंगे तो आप जो है वो हो जाएंगे, मतलब अपने होश से बाहर हो जाएंगे। जैसे शराबी झूठ नहीं बोलता, शराब पी लेगा ना, और जब उसको पूरा चढ़ गई फिर उससे आप जो बोलो वो सच सच बोलता रहेगा, ठीक है। राइट? नार्को टेस्ट में एक इंजेक्शन दे दिया जाता है, फिर उससे वही सवाल पूछे जाएंगे, फिर वो झूठ नहीं बोल पाता, अपना दिमाग नहीं लगा पाता। कुल मिला के झूठ बोलने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा ना, उस दिमाग को शून्य कर दिया जाएगा। तो इंजेक्शन लगा दिया तो सच सच बोलेगा। पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग में इंजेक्शन नहीं लगता। पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग में तो सिंपली जैसे ईसीजी होता है कि जगह जगह आपके पॉइंट लगा दिए जाएंगे और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा। जैसे आप झूठ बोलने की कोशिश करोगे उसकी पल्स रेट आपकी चेंज हो जाएगी। पल्स रेट चेंज हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा झूठ बोल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमने अग्नियान बना लिया, मंगलयान बना लिया, सूर्ययान बना लिया, अग्नि मिसाइल बना लिया, ब्रह्मोस मिसाइल बना लिया, बाकी जहां 4 लेन का हाईवे था वहां 8 लेन का हाईवे बना लिया, जहां 8 लेन की जरूरत थी वहां 16 लेन का हाईवे बना लिए। मतलब वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास हाईवे, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, वर्ल्ड क्लास ट्रेन, वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी, हर चीज कर रहे हैं। पता नहीं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून से क्यों डर रहे हैं। और जब आपको बताऊं क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इसमें नेता पकड़े जाएंगे, इसमें नौकरशाह पकड़े जाएंगे। क्योंकि जब कानून बन जाएगा तो ये जो 5 करोड़ लगा के 5 साल में 50 करोड़ कमा लेते हैं ना, ये भी पकड़े जाएंगे। और जबकि इसकी जरूरत पड़ती है, पुलिस को इसकी जरूरत पड़ती है और कई बार नार्को टेस्ट का सहारा लिया जाता है। भाई आप जरा सोचो, इससे बड़े बड़े नेता यहाँ पकड़े जाते हैं। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का आपका 2G घोटाला हुआ, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ। इस घोटाले में बड़े बड़े मंत्री शामिल थे, बड़े बड़े नौकरशाह शामिल थे, ये मतलब सीनियर IAS ऑफिसर सब लोग शामिल थे। अब पुलिस जांच करने वाले पुलिस की इतनी हिम्मत है कि वो मंत्रियों से पूरा सच उगलवा ले? भाई मंत्री तो सच बोलेगा नहीं। जिसने कहा कि हमने गमले में ही 7 करोड़ की गोभी उगा दिया, याद है आपको? एक मंत्री थे जिन्होंने कहा कि हम तो अपना वो इनकम दिखा रहे थे, बोले जी 7 करोड़ तो हमने गमले में गोभी उगा दिया। तो जहां लोग गमले में 7-7 करोड़ की गोभी उगा दे रहे हैं और वो कोई भूतपूर्व गृह मंत्री है, कोई भूतपूर्व वित्त मंत्री है, कोई भूतपूर्व विदेश मंत्री है, कोई भूतपूर्व शिक्षा मंत्री है, सिपाही कैसे उनको सच उगलवाएगा? वो सच बोलेंगे नहीं, सिपाही उनको 2-4 थप्पड़ दे नहीं सकता, ह्यूमन राइट का मामला हो जाएगा, टॉर्चर कर नहीं सकता, 3rd डिग्री दे नहीं सकता, और तो फिर सच सामने कैसे आएगा? जबकि कानून और पुलिस के नजरों में तो सब सामान्य होने चाहिए ना। समान होने चाहिए, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। ये भारत में ये सब आइडियल बातें हैं कि कानून के नजर में सब समान है ना। यहाँ गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए व्यवहार अलग है, अमीर के लिए अलग व्यवहार है। गरीब होगा उसको बेल नहीं मिलेगी, वही अपराध अगर अमीर करेगा फटाफट बेल हो जाएगी। गरीब होगा वही अपराध करेगा, हो सकता है उसको 20 दिन के बाद बेल मिले।
अमीर होगा, हो सकता है उसको जब जाना ही ना पड़े, जेल जाना ही ना पड़े, बाहर से ही उसका काम हो जाए। ये सब कहने की बात है। यहाँ पे गरीब के लिए अलग विधान चल रहा है, अमीर के लिए अलग चल रहा है। छोटा वकील रहेगा तो अलग उसका नजरिया होगा, बड़े वकील के समय अलग नजरिया हो जाएगा। हमने अपना कानून में हमने क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन नहीं बनाई। ऐसा हमने क्रिस्टल क्लियर कानून नहीं बनाया कि जज चाह के भी कुछ न कर पाए या पुलिस चाह के भी कुछ न कर पाए। ऐसा हमने क्लैरिटी के साथ अपने नियम कानून बनाए नहीं। उसमें इतना झोल रखा हुआ है कि जज चाहे तो इधर फैसला दे दे या उधर दे दे, जांच करने वाला चाहे तो इधर आरोपी बना दे चाहे उसको छोड़ दे। दूसरा, हमने आज तक ये सिस्टम ही लागू नहीं किया कि भैया आप ये काम करो, जो जांच करने वाला अगर कहीं गलत जांच करेगा उसको दंड मिलेगा। आज तक आपने सुना भारत में कि किसी गलत जांच करने वाले को पुलिस वाले को सजा मिली हो? बिल्कुल। कभी आपने सुना कि गलत जो झूठी गवाही देने वाले को कभी सजा मिली हो? झूठी एफआईआर करवाने को सजा मिली हो? झूठी जांच करने वाले को सजा नहीं? हमने सिस्टम ही नहीं बनाया। जब कानून नहीं बनाया तो ये चल रहा है। मेरा मानना है कि करप्शन हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। करप्शन खत्म हो जाए, ड्रग कारोबार खत्म हो जाएगा। करप्शन खत्म हो जाए और भी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और करप्शन 90% साल भर के अंदर खत्म हो सकता है अगर हम 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, 1000 रुपए के ऊपर कैश लेन देन बंद कर दें, 10,000 के ऊपर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें और चीन जैसा कानून बना दें कि 100% भ्रष्टाचारियों की प्रॉपर्टी जब्त होगी, इनकी सिटीजनशिप खत्म होगी और साल भर के अंदर फांसी होगी। ये बना दे, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बिल्कुल। पॉक्सो के बारे में सर मैं जानना चाहूंगी कि पॉक्सो एक्ट के तहत बहुत कड़े प्रावधान हैं, लेकिन इन दिनों मामले इतने ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी हमने देखा प्रयागराज में 6 साल बाद फैसला आया, सजाए मौत आरोपी को दी गई जिसने 3 साल की बच्ची के साथ रेप और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया था। 6 साल के बाद सर, और जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट 700 से अधिक बनाए गए, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? देखिए, ड्राइवर बहुत अच्छा हो लेकिन गाड़ी गड़बड़ हो तो यात्रा सुरक्षित नहीं होती। मिस्त्री बहुत अच्छा हो लेकिन अगर सीमेंट बालू बेकार हो तो घर सुरक्षित नहीं होता। आपको खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो लेकिन अगर आपका वो तेल मसाला खराब है, आपकी सब्जी सड़ी हुई है, तो अच्छा खाना नहीं बनेगा। स्वाभाविक सी बात है, वो आपको जैसा सुरक्षित खाना चाहिए, बढ़िया खाना, वो नहीं बन पाएगा। सिमिलरली आप लोकपाल 2-4 और अपॉइंट कर दीजिए या 2-4 फास्ट ट्रैक कोर्ट और भी बना दीजिए। आपके यहाँ जल्दी मुकदमे की सुनवाई हो ही नहीं सकती जब तक कि आप झूठी गवाही को सीरियस क्राइम नहीं बनाएंगे। याद करिए, अमेरिका में भाई भाई के लिए झूठी गवाही नहीं करता। क्यों? क्योंकि झूठी गवाही पे वहां पे 10 साल की सजा होती है। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में पिता अपने पुत्र के लिए झूठी गवाही नहीं करता। क्यों? क्योंकि झूठी गवाही देने पे 10 साल की सजा होती है। हमारे देश में तो 20-20 हजार रुपए में गवाह तैयार बैठे हुए। आपने कोई अपराध किया है और आपके रिश्तेदार नातेदार नहीं आ रहे हैं गवाही देने, तो कोई आपको टेंशन लेना नहीं है। आप केवल वही पैसा दो, वहीं कोर्ट में ही वकील साहब आपको 50-50 हजार रुपए में जितने गवाह चाहिए, और वो भी गवाही का भी रेट है कि चोरी लूट झपट मारी है तो 10,000 रुपए में गवाही लोग देने के लिए तैयार है। हत्या बलात्कार का मुकदमा तो 1-1 लाख रुपए लोग गवाही देने के लिए तैयार है। तो जो अपराध करते हैं ये क्या करते हैं, 100-100, 150-150 गवाह खड़ा कर देते हैं। और एक सब की जड़ है भ्रष्टाचार। यस, और एक डेट पे अगर एक आदमी की गवाही होगी और आदमी ने, और 1 महीने में एक डेट पड़ेगी, और जिसने अपराध किया, जिसने हत्या किया या जिसने बलात्कार किया, उसने बोला जी हमें तो 100 लोगों की गवाही करानी है। अब लोग जज साहब मजबूर है 100 लोगों की गवाही सुनने के लिए, ये मना नहीं कर सकते, नहीं अपनी गवाही सुनेंगे नहीं। अब वो क्या करेगा, हर महीने एक डेट पड़ेगी, एक गवाह का बयान होगा, तो 100 गवाह का मतलब आप सोच लीजिए कितने साल चलेगा। 12 महीने में 12 गवाही होगी तो 100 गवाही करानी है तो हमें कितना चाहिए, 12-8 8 साल तक गवाही होती रहेगी। कन्हैया लाल की जो हत्या हुई, मतलब कानून कितना सड़ा हुआ देखिए। कन्हैया लाल जो उदयपुर में हत्या हुई थी, कन्हैया लाल की हत्या करने वालों ने खुद ही वीडियो बना रखा है, वो खुद ही वीडियो वायरल भी किया। उस वीडियो में कह रहे हैं कि हमने इसको सबक सिखा दिया। राइट? अगर हमारे पास ऐसा कानून होता कि भैया देखो वीडियो इन्होंने बनाया, ये खुद ही कह रहे हैं हमने हत्या किया है, एक काम करो इनके वॉइस सैंपल ले लो, वीडियो की फॉरेंसिक जांच कर लो, ये कंफर्म हो जाए कि जो ये कह रहे हैं ये वास्तव में वीडियो में वही है कि नहीं है, ये वीडियो इन्हीं का है कि नहीं है, कोई एआई से बनाया हुआ वीडियो तो नहीं है, कोई फेक वीडियो तो नहीं। और जब कंफर्म हो जाए कि हाँ वो कह रहा है कि हमने हत्या किया है, तो फिर तारीख पे तारीख क्यों चाहिए? बिल्कुल। फिर गवाहों के बयान क्यों चाहिए? अब वहां पे एनआईए ने 104 गवाह बताया है कि हम 104 लोगों की गवाही कराएंगे। अभी तक 4 लोगों की गवाही हुई है। 4 साल मुकदमा, 3 साल हो चुके हैं, 3 साल बीत चुके हैं कन्हैया लाल के, और अभी 4 लोगों की गवाही हुई। इस रेशियो में तो अगले 20 साल तक केवल गवाही चलती रहेगी।
ये सिस्टम बदलना पड़ेगा, आपको कानून बदलना पड़ेगा, तब जाके हत्या रुकेगी, तब जाके बलात्कार रुकेगा। भाई आप देखो, जितना हत्या बलात्कार भारत में है, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में तो नहीं है। जितना हत्या बलात्कार भारत में है वो चीन, जापान, सिंगापुर में भी नहीं है। जितना हत्या बलात्कार भारत में है उतना जर्मनी में नहीं है, रूस में नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फटाफट, मतलब एक तो कानून कठोर और 6 महीने के अंदर सजा, 3 महीने के अंदर सजा, 1 साल के अंदर तो सजा होना ही होना है। तो जहां आप जल्दी जल्दी सजा देते हैं, फिर कानून का खौफ पैदा हो जाता है। अगर आपके यहाँ केवल तारीख पे तारीख चलती है तो लोग भूल जाते हैं। दिल्ली दंगे में देखिए जरा, दिल्ली दंगे में ताहिर हुसैन को दोषी मान लिया है। दिल्ली दंगे में लाखों लोग बर्बाद हो गए, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई। और वो जो आईबी अफसर थे अंकित शर्मा, राइट, उनकी हत्या हुई, बड़े जघन्य तरीके से हत्या हुई। और 6 साल के बाद फैसला आया कि ताहिर हुसैन दोषी है। लेकिन ताहिर हुसैन को फांसी नहीं होगी, ताहिर हुसैन की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी, ताहिर हुसैन की सिटीजनशिप खत्म नहीं होगी। अगर 100%, जब इस तरीके का अपराध हो, आप 100% प्रॉपर्टी जब्त करो, सिटीजनशिप खत्म करो, फांसी दो, तब एक खौफ पैदा होगा। ताहिर हुसैन वाला, चलो दिल्ली में दंगा हुआ 2020 में तो 6 साल में आ गया। कमलेश तिवारी की 2012 में हत्या हुई थी, अभी तारीख पे तारीख चल रही। किशन भरवाड़ की कब की हत्या हुई, अभी तारीख पे तारीख चल रही। चंदन गुप्ता की बहुत पहले हत्या हुई थी जघन्य तरीके से, अभी तारीख पे तारीख चल रही। 90% भ्रष्टाचार साल भर के अंदर खत्म कर सकता हूं, 90% अपराध साल भर में खत्म कर सकता हूं, 90% आपकी मिलावटखोरी साल में 2 लाख लोगों की मौत हो रही, 2 लाख लोग मर रहे हैं मिलावटखोरी के कारण। नकली दूध, नकली घी, नकली पनीर, नकली चिप्स, नकली कोल्ड ड्रिंक, राइट, नकली तेल, आपके घर में जो आप, नकली मसाला, नकली जीरा, नकली हल्दी, मतलब जो कुछ खा रहे हैं सब नकली। तो एयर पोल्यूशन तो पहले ही हो गया, हवा गंदी है। वाटर पोल्यूशन पहले ही है, पानी गंदा है। लैंड पोल्यूशन के कारण जो गेहूं आ रहा है उसमें कैंसर, इतनी खाद डाली जा रही, कैंसर उसमें साथ में ही आ रहा है। आपका चावल दाल ऑलरेडी कैंसर लेके आ रहा है, और ऊपर से जितने और भी हम चीजें खा रहे हैं वो भी नकली, उसमें भी मिलावट। आप भैंस को इंजेक्शन लगा लगा के दूध निकाला जा रहा है। अरे भैंस अगर अपना जितना उसको दूध देना देगी ना, अगर आप इंजेक्शन लगा के दूध निकाल रहे, इसको जबरदस्ती आप निकाल रहे, फिर तो उसका खून को आप दूध में कन्वर्ट करके निकाल रहे हो, आप भैंस को या गाय को जो भी है। आप फल में इंजेक्शन लगा लगा के, लौकी में इंजेक्शन लगा हुआ है, करेला में इंजेक्शन लगा हुआ है, हर चीज में इंजेक्शन लगा हुआ है। कुछ भी अब शुद्ध नहीं रह कुछ भी शुद्ध नहीं रह गया है। और उसकी वजह से 2 लाख लोग साल में मर जा रहे हैं। मतलब FSSAI के रोल पे क्या कहेंगे सर आप? महाभ्रष्ट संस्था है, महाभ्रष्ट संस्था है। हालांकि उसमें FSI का भी बहुत ज्यादा वो नहीं है। जब भ्रष्टाचार, मिलावटखोरी का मूल कारण भ्रष्टाचार है, और हर चीज का मूल कारण भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार के लिए नाम पे यहां इस देश में आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन, बिल्कुल, पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी। तो क्या दिल्ली में भ्रष्टाचार हो गया? लोकपाल आ गया, हर राज्यों में लोकायुक्त बन गया, और रत्ती भर भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। ऊपर से 1000 करोड़ का बजट और खर्च हो गया। भाई भारत में लोकपाल दिल्ली में और सारे राज्यों में लोकायुक्त, इन सब का साल भर का बजट उठाइए, जो इनकी गाड़ी का खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, चपरासी, क्लर्क, जो भी उस पूरा स्टाफ है, सबकी अगर सैलरी देख लीजिए, सबका जो है वेतन देख लीजिए, भत्ता देख लीजिए, उनका आने जाने की टिकट उकट देख लीजिए, तो 1000 करोड़ रुपए और खर्च शुरू हो चुका है लोकपाल लोकायुक्त तक। लेकिन रत्ती भर भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने लोकपाल बना दिया, लोकायुक्त बना दिया, हमने नियम कानून तो बदले नहीं। इस देश में हम जैसे कुछ भी करना होगा ना, सड़क कैसी बनानी है भैया, सड़क ने अमेरिका जैसी बनानी है। अच्छा जी, एयरपोर्ट कैसा बनाना है, ये जी हमको फ्रांस जैसा बनाना है। ये कैसे बनाना है जी, ये सिंगापुर जैसा बनाना है। ट्रेन कैसी बनानी है जी, जापान जैसी बनानी है। जहां भौतिक विकास करना है वहां हम हर चीज कुछ अमेरिका से नकल करेंगे, कुछ फ्रांस से नकल करेंगे, सिंगापुर से। पता नहीं नियम कानून में हम दुनिया से नकल क्यों नहीं करते, कि जो समस्या हमारे यहां है वो चीन में नहीं है। तो यहाँ के कानून मंत्री को चीन कानून मंत्री से पूछना चाहिए, भैया ये बताओ तुम्हारे यहाँ चोरी क्यों नहीं हो रही, तुम्हारे यहाँ झपटमारी क्यों नहीं हो रही। हमारे यहाँ मकान दुकान तो छोड़िए, हमारे यहाँ तो मंदिर में चोरी हो जाती है, मूर्ति चोरी हो जाती है। बड़े मुश्किल से भगवान श्री राम का मंदिर बना है, कितने संघर्ष के बाद वहां मंदिर में चोरी हो गई। क्यों? लोकपाल तो है, यूपी में लोकायुक्त है, और यूपी में बाबा जी की सरकार है, फिर भी चोरी हो गई। और सिर्फ सर अयोध्या का राम मंदिर नहीं, बद्रीनाथ धाम, मथुरा का बांके बिहारी कृष्ण जन्मभूमि, सारे मंदिरों में जो लोगों की आस्था, हाँ, चोरी क्यों हो रही? मैं तो पूछ रहा हूँ कि अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी की मस्जिद में चोरी क्यों नहीं होती?
चीन के बौद्ध मंदिर में चोरी क्यों नहीं होती? जापान में खूब बौद्ध मंदिर है, वहां चोरी क्यों नहीं होती? सिंगापुर में खूब बौद्ध मंदिर है, वहां चोरी क्यों नहीं होती? कोरिया में भी बौद्ध मंदिर है, वहां चोरी क्यों नहीं होती? आपके अमेरिका में चर्चेस खूब है, वहां चोरी क्यों नहीं हो रही है? रूस के चर्च में चोरी क्यों, हमारे यहाँ क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने चोरों को सजा ही नहीं होती। ना चोरों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, ना उनकी सिटीजनशिप खत्म होती है, ना इनको 10-20 साल सजा होती। भाई जितने भी पकड़े गए, टुन्नू यादव, मुन्नू यादव, जो भी पकड़े गए, उन्होंने चोरी से किसी ने पीजी बना लिया, 50 कमरे वाला पीजी बना लिया, और सरकार को भनक नहीं लगी। क्यों? क्योंकि हमने सिस्टम ऐसा नहीं बनाया। 4 प्लॉट खरीद लिए लखनऊ में, सरकार को भनक नहीं लगी। क्यों? क्योंकि हमने सिस्टम नहीं बनाया। गांव में भाई अल्टीमेटली अगर मंदिर में चोर रहते रहते चोरी करने वाला, जिसकी महीने की तनख्वाह 15,000 रुपए है, 15,000 का मतलब साल भर की तनख्वाह 2 लाख हुई। वो 2 लाख कमाने वाला साल भर में 2-2 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहा है, अगर हमारा और सरकार को भनक नहीं लग रही, इसका मतलब सिस्टम खराब है ना। अगर हमने 10,000 रुपए के ऊपर कैश लेन देन बंद कर दिया होता, तो वो चोरी करके उस पैसे को करता क्या हो? टुन्नू यादव जो 500-500 के नोट चुराया, या जितने भी वहां पे लवकुश मिश्रा, क्या नाम है, जो लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, जो भी है, जो उन्होंने पैसे चुराए, उस पैसे से क्या किया? प्लॉट जमीन खरीदा। अगर हमने 10,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया होता, 10,000 रुपए से अधिक लेन देन पे आधार में पंचिंग होती चली जाती, तो जैसे ही प्लॉट खरीदते, हमारा आधार अथॉरिटी का जो कंप्यूटर खुद ही बता देता है, यार देखो लखनऊ वहां पे अयोध्या में कोई टुन्नू यादव है, लवकुश मिश्रा है, इनकी कमाई तो साल की 2 लाख है, और प्लाट तो इन्होंने 20 लाख का खरीद लिया, और वो भी 15,000 तो परिवार की भरण पोषण में चला जाएगा। ये जमीन खरीद रहे हैं। एक उसमें है 2 करोड़ 20 बीघे जमीन खरीद लिया। एक ने अभी पिछले 6 महीने पहले स्विफ्ट खरीदी थी, फिर स्कॉर्पियो भी खरीद लिया। टुन्नू यादव का पीजी, अरे टुन्नू यादव ने अगर 4 प्लॉट खरीदे और एक पीजी बनवाया 50 कमरे का, जैसा लोग बता रहे हैं, तो पीजी बनवाया तो सरिया खरीदी होगी 10-20 लाख की, सीमेंट खरीदा होगा 10-20 लाख का। अगर हम ये कर दें कि 1000 के ऊपर कैश लेन देन अलाउ ही नहीं है, तो जैसे टुन्नू यादव सरिया खरीदता ऑनलाइन 10 लाख की, सिस्टम बता देता कि अभी देखो दिल्ली, वहां अयोध्या में कोई टुन्नू यादव है, कमाई इसकी साल की 2 लाख है, सरिया इसने 10 लाख का खरीद लिया। जैसे वो सीमेंट खरीदा 5 लाख 10 लाख का, सिस्टम बता देता। आप समझिए इस चीज को। ये जितना ज्यादा पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा कालाधन, हवाला, भ्रष्टाचार, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, मुजाहिर, जितना ज्यादा आप कैश को कम कर देंगे, जितना ऑनलाइन सिस्टम कर देंगे, उतना ज्यादा करप्शन खत्म हो जाएगा, और तब करप्शन खत्म होगा, देश सुरक्षित हो जाएगा। जिस तरीके से हम भ्रष्टाचार पे सर बात कर रहे हैं, कानून का सख्ती से पालन होता नहीं है, लेकिन कानून के अलावा भी अगर हम बात करें तो पुलिस सिस्टम जो है, हमारा जो प्रशासन है, अगर वो भी सही तरीके से काम करे तो भी बहुत कुछ बदल सकता है। जैसे कि सर एग्जांपल दे रही हूँ, लखनऊ में एक कोचिंग में अग्निकांड हुआ, कई बच्चों की मौत हो गई। दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड हुआ, कई लोगों की मौत हो गई। अभी कल ममूरा में 2 लोगों की मौत हो गई है, भीषण अग्निकांड हुआ, 50 परिवार फंस गए। ऐसे कई अग्निकांड है, अनगिनत। और जब भी जांच होता है अग्निकांड के बाद, तब पाया जाता है कि सुरक्षा मानकों का कोई पालन ही नहीं हुआ। ये छोटी छोटी गलियां हैं, उसमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रखे, और उसी में चार्जिंग स्टेशन बना हुआ है ई व्हीकल्स के लिए। अब सोचिए सर, इतने लोगों की जब मृत्यु हो जाती है तब वो जागते हैं और तब वो एक्शन करते हैं, तो गलती किसकी? थाना, तहसील, नगर निगम के भ्रष्टाचार कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। ये जितने आग लग रही है, उसमें जांच में क्या पाया गया कि जिन्होंने अपने नियम कानून फॉलो नहीं किया, इनको जितना बनाना था उससे 10 गुना ज्यादा बना लिया, इनको जितना जगह छोड़ना था वो छोड़ा नहीं, उसको भी कवर कर लिया। आपने इमरजेंसी एग्जिट कोई बना, यही तो होता है, यही सब मिलता। तो उसका मूल कारण क्या है? सब कुछ पैसे से हो जाता है। आपकी जमीन हो चाहे ना हो, आपको बिजली कनेक्शन मिल जाएगा अगर आपने पैसा दे दिया। वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो चाहे ना हो, पैसा दे दो, पानी कनेक्शन मिल जाएगा। वो आपके नाम पे हो चाहे ना हो, लीगल हो इलीगल हो, पैसा दे दो, आप उसके ऊपर टावर खड़ा कर लो। जहां 2 मंजिल बनाना चाहिए, पैसा दे दो, आप 4 मंजिल खड़ा कर लो। जहां मतलब, और उसमें क्या क्वालिटी रखनी है वो भी कोई जरूरी नहीं। तो मेन कारण है भ्रष्टाचार। थाने का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार, कचहरी का भ्रष्टाचार, नगर निगम का भ्रष्टाचार, पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। इवन रोड एक्सीडेंट का मूल कारण भ्रष्टाचार है। सड़क बार बार टूटती है, इस पे भी कोई रोड एक्सीडेंट तो ऐसे हो गए कि कई लोग हत्या भी अब रोड एक्सीडेंट दिखा के करवा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रोड एक्सीडेंट पे कोई कार्रवाई। यस, तो रोड एक्सीडेंट में कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? कानून घटिया है।
रोड एक्सीडेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि सड़क टूटती है। सड़क क्यों बार बार टूट जाती है? क्योंकि 20% पहले ऊपर से पहला कमीशन हो जाता है, उसके बाद 20% जो है वो जेईई वगैरह मिलकर ले लेते हैं, फिर 20% ठेकेदार अपने लिए भी निकाल लेता है, हो गया 60%। 20% वो जो सुपरवाइजर और मिस्त्री उस्त्री लेबर होते हैं जो सड़क बनाने वाले, उनकी सैलरी में चला गया, हो गया 80%। केवल 20% मटेरियल में खर्च होता है। तो यानी 1 करोड़ का टेंडर हुआ तो केवल 20 लाख रुपए का मटेरियल यूज होता है, बाकी 20 लाख रुपए ठेकेदार खुद ही रख ले लेता है। 20 लाख रुपए लोगों की एम्प्लॉय उसमें चला जाता है, सैलरी वेलरी में चला जाता है। 20 लाख जो है वो जेईई एक्सचेंज मिल के ले लेते हैं, और 20 लाख पार्षद विधायक सांसद विधायक मंत्री वो सब ले जाते हैं। तो कुल मिला के जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा तब तक ये नहीं रुकेगा। ये जितना भी रोड एक्सीडेंट हो रहा है, जितना बार बार आग लग रही है, जितना भी बार बार वहां पे दिल्ली में तो कोचिंग में डूब के मर गए थे बच्चे, याद है आपको? कोचिंग में बच्चे डूब के मर गए थे, आईएएस की कोचिंग चल रही थी। क्यों? क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन था। इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? बिना पैसा दिए हो ही नहीं सकता। आपके अभी कुछ दिन पहले गाजियाबाद में ऐसे कांड हुआ है। तो ये जो हो रहा है बार बार, ये केवल और केवल करप्शन, मैं कह रहा हूं करप्शन के कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो जाती है। और करप्शन 1 साल के अंदर खत्म हो सकता है, 100% खत्म हो सकता है अगर हम नियम कानून सिस्टम बदल। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात कर ले, यूपी की बात कर लेते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि यूपी के सीएम को भ्रष्टाचार के बारे में पता नहीं होगा? क्या ऐसा तो नहीं है कि अधिकारियों को नहीं पता होगा कि उनके नीचे क्या कुछ चल रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है नहीं हो रहा है? क्या अधिकारी जब निरीक्षण करने निकलते हैं तो वो नहीं देखते, उन्हें समझ नहीं आता? जब सबको सब कुछ पता होता है उसके बावजूद भी नियम क्यों नहीं सख्त की जाती है सर? क्योंकि सबको सब कुछ पता है और सब उसमें शेयर होल्डर है, और जनता को गांधीवाद, नेहरूवाद, लोहियावाद, पेरियारवाद की दुनिया भर की उनको जो है वो, और इन सब में पिसती तो जनता है बस। तो इसके लिए जनता दोषी है। क्योंकि जनता कैसे दोषी, आप समझिए। आपको मोची चाहिए तो आप जाति नहीं देखते, जहां बढ़िया मोची हो हम उसे जूता पॉलिश करवा लेते हैं। धोबी के यहां कपड़ा प्रेस करवाते समय आप जाति नहीं देखते। आपको बढ़िया धोबी चाहिए, बढ़िया कपड़ा धोए, बढ़िया प्रेस कर दे, वो किसी जाति को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बढ़िया डॉक्टर चाहिए, क्वालिटी वाला, एक ही बार दवाई दे दे, वह अपनी जाति का हो चाहे ना हो, बढ़िया होना चाहिए। ड्राइवर कोई हो, गाड़ी बढ़िया चलाए, अपनी जाति का हो चाहे ना हो। घर में झाड़ू पोछा बर्तन के लिए आप इंगेज करते हैं तो भी वो बढ़िया झाड़ू पोछा बर्तन करना चाहिए, अपनी जाति का हो चाहे ना हो। तो आपको नाई क्वालिटी वाला चाहिए, आपको धोबी क्वालिटी वाला चाहिए, आपको मोची क्वालिटी वाला चाहिए, आपको टीचर क्वालिटी वाला चाहिए, डॉक्टर क्वालिटी वाला चाहिए, ड्राइवर क्वालिटी वाला चाहिए। लेकिन पार्षद बनाते समय वो हमारी जाति वाला पार्षद होना चाहिए, सांसद हमारी जाति वाला होना चाहिए, विधायक हमारी जाति वाला होना चाहिए। तो जब आपको सब कुछ जाति वाला चाहिए तो ठीक है, जाति वाला ले लो ना, फिर भ्रष्टाचार। लेकिन केजरीवाल को जनता ने जाति देखकर भरोसा नहीं जताया था सर। केजरीवाल ने तो देश का बहुत बड़ा धोखा किया और अभी भी धोखा कर रहे हैं। केजरीवाल के पास मौका था, दिल्ली में चाहते बहुत कुछ कर सकते थे, कुछ किया नहीं। पंजाब में तो चलो, दिल्ली में तो उनके पास बहाना था कि जी हम, ये तो दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं, हमारे पास नियम कानून बनाने का टाइम नहीं है। पंजाब तो पूर्ण राज्य है। केजरीवाल चाहे तो पंजाब की पुलिस व्यवस्था को ठीक कर ले, वहां के जुडिशियल सिस्टम को ठीक कर ले, वहां के एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर ले, क्योंकि पूर्ण राज्य है पंजाब। तो केजरीवाल चाहे तो पंजाब में जो कानून बनाना चाहे बना ले, भ्रष्टाचार खिलाफ कानून बना ले, ड्रग के खिलाफ कानून बना ले, नशा तस्करी, मानव तस्करी जो भी हो रही है उसके खिलाफ कानून बना ले। लेकिन नहीं, उनको भी बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप करना है, उनको भी ये कहना जी मैं तो ईमानदार, मैं तो कट्टर ईमानदार, मैं तो ये करना, मैं तो वो करना। आम जनता को इस बात को समझना पड़ेगा कि भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्या भारत में है पूरी दुनिया में नहीं है। मैं तो सबसे कहता हूं, आपसे भी कह रहा हूं कि सोशल मीडिया में आजकल ना बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवी पैदा हो गए हैं, वो भाड़े के, वो कोई इस पार्टी के लिए काम कर रहा है, कोई इस पार्टी के लिए काम कर रहा है, सब पेड एजेंट है। लेकिन सुबह से शाम तक अपने आप को दिखाते हैं कि मैं तो गांधीवादी हूं, समाजवादी हूं, अम्बेडकरवादी हूं, फलाने ठिकानेवादी हूं। एक्चुअली सारे वो भाड़े वाले हैं। जब कोई भी सोशल मीडिया पे कोई व्यक्ति कुछ सवाल लिखे तो मैं आम जनता से आग्रह कर रहा हूं, उससे आप रिप्लाई में पूछिए क्या यह समस्या लाइलाज है, क्या यह समस्या विश्वव्यापी है, क्या यह समस्या चीन, जापान, सिंगापुर में है, क्या यह समस्या अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में है। और उससे ये भी पूछिए कि बीमारी कैसे ठीक होती है, डॉक्टर बदलने से या दवाई बदलने से। और फिर उससे ये भी कहिए कि सरकार बदलने से समस्या ठीक नहीं होती है, समस्या ठीक होती है नियम कानून सिस्टम बदलने से। जिस दिन भारत की आम जनता नेताओं से ये कहना 5 सवाल पूछना शुरू कर देगी,
नेताओं को टोकना शुरू कर देगी, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फोन करके सामने मुंह जबानी। और खासतौर पे यंग जनरेशन, जो लोग खासतौर पे सोशल मीडिया यूज करते हैं, अगर पूछना टोकना शुरू कर दे, ये पाखंड उतर जाएगा। ये जो सुबह से लेकर शाम तक जो दुनिया भर की रीलबाजी हो रही है ना, ये सारा पाखंड ठीक हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, रीलबाजी करने से कोई समस्या ठीक नहीं होगी, भाषणबाजी करने से कोई समस्या ठीक नहीं होगी, बतौलेबाजी करने से कोई समस्या ठीक नहीं होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोई समस्या ठीक नहीं होगी, चिंतन मंथन विचार विमर्श करने से कोई समस्या ठीक नहीं होगी। सभी समस्याएं ठीक होंगी नियम कानून सिस्टम बदलने से। आपको पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, आपको जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा, आपको टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा, आपको इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा, आपको ये सड़ी हुई जो 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है इसको खत्म करके पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी तय करनी पड़ेगी हर व्यक्ति की। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे है, तो आपको 8 घंटे में क्या क्या करना है, आपकी एक रोज रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है कि आपको भैया इतना पॉडकास्ट करना है, तो आपको ये भी करना है, तो आपको ये करना, सब करना है। ये रोज रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारी डिपार्टमेंट में तय करनी पड़ेगी। जब तक आप हवलदार, थानेदार, पेशकार, तहसीलदार, ये अपना रजिस्ट्रार, इनकी रोज रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं करेंगे, जब तक आप सिपाही, दरोगा, लेखपाल, पटवारी की रोज रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं करेंगे, तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक आप झूठी जांच को, झूठी गवाही को सीरियस क्राइम नहीं बनाएंगे, तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर तो केवल सरकारें बदलेंगी, सांसद बदलेंगे, विधायक बदलेंगे, मंत्री बदलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जौनपुर जिले में एक जमीन का मुकदमा चल रहा है 1985 से। 1985 से 41 साल बीत चुके हैं। 10 बीघे जमीन का मुकदमा है। किसका मुकदमा है? भगवान शंकर जी के मंदिर के 10 बीघे जमीन है, वो भी कोई व्यक्ति का नहीं है, शंकर जी की मंदिर की जमीन। लोग भगवान से डरते हैं, लेकिन शैतान भगवान से नहीं डरते। इसलिए जमीन का मुकदमा 41 साल से चल रहा है, दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, और आज तक मुकदमा ये नहीं तय हो पाया किसकी वसीयत असली है, किसकी वसीयत नकली है। 41 साल बीत चुके हैं। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता, दोनों को पकड़ पकड़ के टेस्ट कर लेते, एक दिन इसका कर लेते, एक दिन इसका कर लेते, 2 दिन के बाद क्लियर हो जाता कि किसकी वसीयत असली, किसकी वसीयत नकली। लेकिन नहीं, 41 साल बीत चुके, और अभी भी वो चकबंदी अधिकारी के यहाँ चल रहा है। अगर आज उसका डिसाइड भी हो जाए तो उसकी अपील एसओसी के यहाँ होगी, फिर उसकी अपील डीडीसी के यहाँ होगी, फिर उसकी अपील चकबंदी कमिश्नर के यहाँ होगी, फिर उसकी अपील हाई कोर्ट होगी, फिर अपील सुप्रीम कोर्ट होगी। एक बात याद रखिए, विकास हर पार्टी करती है, जानती है क्यों? क्योंकि विकास से नोट और वोट मिलता है। जहां विकास करते हैं वहां के लोग वोट देते हैं, और जितने का विकास होता है उसका 20% नोट मिलता है। जहां सड़क बनेगी वहां के लोग वोट देंगे, जितने का टेंडर होगा उसका 20% नोट मिलेगा। जहां स्कूल बनेगा वहां के लोग वोट देंगे, जितने का टेंडर होगा उसका 20% नोट मिलेगा। जहां हाईवे बनेगा उसका वहां के लोग वोट देंगे, और जितने का हाईवे बनेगा उसका 20% वापस नोट मिल जाएगा। तो विकास सब करते हैं, XYZ, हर राज्य सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी राज्य में हो, सब विकास करते हैं, क्योंकि विकास से वोट नोट, वोट नोट, वोट नोट आता रहता है। लेकिन सिस्टम बदलने से वोट नोट आएगा नहीं। आम जनता जब तक इसको समझेगी नहीं, और आम जनता इस पे आवाज नहीं उठाएगी, तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। प्रदूषण से हर साल 10 लाख लोगों की मौत हो रही है, और प्रदूषण पर नियंत्रण करने का काबू हर सरकार कहती है, और सबसे ज्यादा प्रदूषित दिल्ली NCR है। दिल्ली में मैंने ही कई जगहों पे देखा है, वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम आजकल चला है कि जितने भी ट्रैफिक वाले एरिया होते हैं वहां पे वाटर स्प्रिंकल होता है, ताकि जो प्रदूषण का स्तर है वो थोड़ा कम हो। लेकिन अगर हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें, तो जो रेसिडेंशियल एरिया, वहां पे अब फिर से 300 के पास आसपास AQI दिखा रहे हैं। हर साल 10 लाख मौतें हो रही है सर प्रदूषण से। कोई भी ना कानून बना, ना इसको लेके कोई भी काम किया गया ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके, ताकि लोग सांस ले सके। हमारे पूर्वज कहते थे, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, इतना कहते थे ना भाई, जितना तुम्हारी पास क्षमता उतने अपना काम करो। प्रदूषण की अगर हम रूट काज एनालिसिस करें, तो प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और दूसरा कारण है करप्शन। जब तक आप जनसंख्या विस्फोट नहीं रोकेंगे, पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक प्रदूषण कभी कम नहीं हो सकता। हम प्रदूषण के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, स्प्रिंकल लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन प्रदूषण के मूल कारण पे बात ही नहीं हो रही। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, विजुअल पोल्यूशन, लिटर पोल्यूशन, साउंड, सारे जो 10 तरीके के पोल्यूशन है, इसके कारण साल भर में 10 लाख लोगों की अकाल मौत होती है, और 1 करोड़ लोग बीमार होते हैं।
1 करोड़ लोग बीमार होते हैं भारत में। हम बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर तो अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन बीमारी आए ही ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन पे काम नहीं कर रहे हैं। भारत में जमीन हमारे पास 2% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। तो कोई सरकार आ जाए, प्रदूषण कभी नहीं होगा। पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। कोई सरकार आ जाए, पोल्यूशन रुक ही नहीं सकता। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। भाई खेत तो नहीं बढ़ रहे ना, खेत तो घट रहे हैं ना। जनसंख्या बढ़ रही तो खेत घटते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही जंगल कम हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है तो आपको डेवलपमेंट करना है, सड़क वड़क बनाना है तो फिर जंगल भी कटेंगे। जनसंख्या बढ़ रही है तो जो नदियां चौड़ी चौड़ी होती थी उनको पाट पाट के पतला कर दिया। दिल्ली में देख लीजिए, यमुना पूरा ओखला आपके आधे नदी में बसा हुआ है। शाहीन बाग वाला एरिया इधर जाइए, पूरा आपका यमुना जी के अंदर बसा हुआ है। तो इस देश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बिना पोल्यूशन रुक ही नहीं सकता। और पोल्यूशन पे आप स्प्रिंकल करके ये सब सतही चीजें हैं। तो उस पर क्या कानून लाना चाहिए, क्या करना आपको चाहिए? सबसे पहले इमीडिएटली करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इस जनसंख्या, ये जो पोल्यूशन हो रहा है इसका सबसे बड़ा। और दूसरा क्या है, हमारे देश में ये देखा जाता है इस फैक्ट्री से कितना पोल्यूशन निकल रहा है, ये नहीं देखा जाता इस फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे कितना पोल्यूशन निकलेगा। आप समझ रही हैं ना। मान लीजिए आपके बगल में फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से ये तो देखा जाएगा कि यहां जो जनरेटर लगा हुआ है उस जनरेटर से कितना पोल्यूशन निकलेगा। ये देखा जाएगा इस फैक्ट्री में कुल टोटल पर डे कितना पानी की जरूरत है, कितने पानी से वेस्ट होगा, ये तो देखा जाएगा। लेकिन ये नहीं देखा जाएगा इस फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट कितना पानी बर्बाद करेगा। मैं एग्जांपल से देता हूं, हमारे देश में पानी मात्र 4% है, जनसंख्या 20% हो चुकी है। इसके बावजूद बाथ टब बन रहे हैं। आदमी बाल्टी से नहाता है, 20 लीटर पानी में नहा लेता है। शावर से नहाता है, 200 लीटर पानी बर्बाद होता है। बाथ टब में 500 लीटर पानी बर्बाद होता है। अरे हमारे पास पानी नहीं है तो बाथ टब का लाइसेंस क्यों दे रहे? क्यों लाइसेंस न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी। बाथ टब होगा नहीं तो लोग बाथ टब में नहाएंगे क्यों? और अगर एक आदमी बाथ टब लाएगा, और बाथ टब अगर आप बाथ टब जो स्टैंडर्ड बन चुका है कि हाँ भाई ये तो अमीर होने की निशानी है, तो जितने अमीर है फिर सब बाथ टब खरीदेंगे। तो क्यों बाथ टब बनना ही नहीं चाहिए। बनेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो घर में जाएगा नहीं, फिर लोग चाह के भी अपनी अमीरी उससे नहीं दिखा सकते। ऐसे सिमिलर आपका शावर का है। जब पता है कि बाल्टी से 20 लीटर में हम नहा लेते हैं, शावर से हमें 200 लीटर पानी बर्बाद होता है, काहे शावर से नहाना भैया, आराम से बाल्टी से नहाएंगे ना। 1 बाल्टी नहीं तो 2 बाल्टी नहा लेंगे। पानी बर्बाद कैसे हो रहा है? हैंडपंप से आदमी, पहले लोग गांव में कुएं होते थे, तो कुएं होते थे तो लोग रस्सी खींच के निकालते थे बाल्टी, एक ही बाल्टी में सब नहा लेते, दूसरी बाल्टी को निकाल के थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना। हैंडपंप में नहाते तो भी यूं करके नहाते, हैंडपंप निकालना होता है, फिर भी आदमी एक बाल्टी नहाता दूसरी बाल्टी को निकालता है। अब क्या कर दिया हमने गांव वो दे दिया टैप वाला वाटर, राइट। अब लोग आराम से खोल दिए, पानी बह रहा है, पानी फैल रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, सड़कों पे जा रहा है, सब हो रहा है। तो उस बाथटब के कारण जो एक तो जो शारीरिक श्रम था वो खत्म हो गया। नहीं तो कम से कम हैंडपंप चलाते थे, रस्सी खींचते थे, कुछ करते थे, थोड़ा ऐसी फिजिकल एक्टिविटी भी होती थी ना नहाने के पहले, वो बंद हो गई। दूसरा, पानी अनलिमिटेड आ रहा, खोल दिए बच्चे, खोल दिए, सुबह खोल के चले गए, शाम को आ गए। कोई कंसर्न नहीं है पानी की कितनी पानी खपत हो रही है, जबकि हमारे 50 जिलों में पानी खत्म हो चुका है। 200 जिलों में 200 फीट नीचे पानी चला है। 800 जिलों में से 200 जिलों में 200 फीट पानी नीचे चला गया। हम बहुत बड़ी क्राइसिस में आने वाले, लेकिन ये कोई चर्चा नहीं। तो आपको अगर पोल्यूशन रोकना है, जिसके कारण 10 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है, तो आपको करप्शन भी रोकना पड़ेगा, आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रोकना पड़ेगा, और लाइसेंस देते समय आपको जो फैक्ट्री के साथ साथ उसका जो प्रोडक्ट निकलने वाला है वहां से, उससे कितना, उसका एयर इंपैक्ट असेसमेंट क्या है, उसका वाटर इंपैक्ट असेसमेंट क्या है, उसका नॉइज इंपैक्ट असेसमेंट क्या है, उसका सोशल इंपैक्ट असेसमेंट क्या है, उसका हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट क्या है, उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट असेसमेंट क्या है, उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट, इसको आपको असेसमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो आप कुछ भी देते जा रहे हैं जो मना। भाई देखो, हुक्का बार से चलो सरकार को टैक्स मिल जाएगा, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। बिल्कुल। बियर बार से सरकार को टैक्स मिल जाएगा, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। डांस बार से क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है। तो हम केवल सरकारें जीडीपी के नाम पे कि हमको कुछ टैक्स मिल जाएगा, वो हुक्का बार लाइसेंस दे रही है, बियर बार का दे रही है, डांस बार का दे रही है, सट्टा बार का दे रही है, जुआ घर का दे रही है, कैसीनो का दे रही है।
इस बात का असेसमेंट नहीं हो रहा है कि हुक्का बार, बियर्ड बार, डांस बार, सट्टा बार, कैसीनो खोलने के कारण उसके जो और परिणाम आएंगे, अपराध जो बढ़ेगा, छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ेंगी जो दुनिया भर की होगी, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। हम जो है बात अश्लीलता की करते हैं, लेकिन हमने कुछ भी बनाने की, मतलब आप कितनी घटिया फिल्म बना लो, कितनी फूहड़ सीरियल बना लो, कितना फूहड़ वेब सीरीज बना लो, कुछ भी बना लो, और उसका असर दिख रहा है। अल्टीमेटली व्यक्ति का व्यवहार इस बात पे डिपेंड करता है कि आंखों से वो क्या देख रहा है, कान से क्या सुन रहा है, मुंह से क्या खा रहा है। यही तो होता है। जैसे आज तक हमको कोई जैन रेपिस्ट नहीं मिला, हमको आज तक कोई जैन हमको मर्डरर, मतलब हत्यारा नहीं मिला, जबकि हम सुप्रीम कोर्ट के बगल में पटियाला हाउस कोर्ट है, हम पता करते रहते हैं वहां से लोग, वहां भी आया क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि जैनियों का जो भोजन है वो भोजन ऐसा है कि जैन कभी मुझे आज तक हत्यारे नहीं मिले, कोई जैन मुझे बलात्कारी नहीं मिला, कोई जैन मुझे भाड़े कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं मिला, कोई जैन हमको किडनैपर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जैनियों का भोजन ऐसा, इतना सात्विक भोजन करते हैं कि हत्या, बलात्कार, अपहरण, फिरौती चींटी भी नहीं मारते ना। तो इसलिए कह रहा हूं, व्यक्ति का जो स्वभाव होता है इस बात पे डिपेंड करता है कि वो क्या मुंह से खा रहा है, क्या आंखों से देख रहा है, क्या कान से सुन रहा है। तो अगर हम चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम अपराध रोकना चाहते हैं, अराजकता रोकना चाहते हैं, तो हमें इस बात पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि भैया ऐसा नहीं कि कुछ भी आंखों से देखो। और जब अगर घटिया फिल्में बनेंगी तो लोग देखेंगे, घटिया सीरियल बनेंगे तो लोग देखेंगे, फूहड़ फिल्में बनेंगे तो लोग देखेंगे, नहीं सामने देखेंगे चोरी चोरी देख लेंगे, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। काहे लिए घटिया फिल्म बनना, काहे लिए फूहड़ फिल्म बनना, काहे लिए घटिया वेब सीरीज बनना। आप उस पर रोक लगाइए, नहीं तो परिणाम आप देख लीजिए कितनी ज्यादा आज की डेट में मतलब इतने डाइवोर्स के केसेस हो रहे हैं। उसका बड़ा कारण ये जो घटिया फिल्में बनी, जो घटिया वेब सीरीज बने, जो घटिया कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है, उसका असर अब दिख रहा है। रिश्ते तार तार हो रहे हैं, डाइवोर्स होते चले जा रहे हैं, वो उसी का परिणाम है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सारे मुद्दे पे बहुत ही बेबाकी से हमेशा ये अपनी बात रखते हैं, और कोशिश यही रहती है कि समाज से में जो ये भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस तरीके से कानून का पालन नहीं होता है, जो भी कानून है फिलहाल उसी का पालन नहीं होता है, और कई ऐसे कानून हैं जिन्हें सख्ती से लागू करने की मांग की जा रही है। फिलहाल इस खास पॉडकास्ट में हमें और हमारे खास मेहमान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।